नमस्कार। स्नैजी सर्जन से बेली एंड लव को उजागर करने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्तन के मेसेनकाइमल टिश्यू से जो सार्कोमा होते हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसमें जैसे फाइब्रोसार्कोमा और एंजियोसार्कोमा ये सबसे आम टाइप है। हाँ, ये ज्यादा कॉमन है। तो ये काफी रेयर, लेकिन क्लिनिकली इनको समझना मतलब बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं पर फोकस करेंगे, खासकर इनके रिस्क फैक्टर्स और एंजियोसार्कोमा की जो खासियतें हैं। बिल्कुल। ये सार्कोमा मतलब स्तन के जो सपोर्टिंग या मेसेनकाइमल टिश्यू हैं उनसे डी नोवो यानी अपने आप भी बन सकते हैं। रेयर होने के बावजूद इनके कुछ पहचाने हुए रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना काफी जरूरी है। तो चलिए इन्हीं रिस्क फैक्टर्स से शुरू करते हैं। क्या कुछ खास जेनेटिक कंडीशंस हैं जो इनके होने के खतरे को बढ़ाती हैं? हाँ, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे ली फ्रोमेनी सिंड्रोम है और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1। अच्छा। इन कंडीशंस में सार्कोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बेसिकली शरीर में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं उनकी गड़बड़ियों से जुड़े हैं। जेनेटिक्स के अलावा क्या बाहरी फैक्टर्स मतलब इलाज से जुड़े फैक्टर्स भी हैं? जी, जैसे हमने अक्सर पोस्ट रेडिएशन सार्कोमा के बारे में सुना है। सही कहा। पहले ली गई रेडियोथेरेपी, खासकर अगर हॉजकिन लिम्फोमा जैसे कैंसर के लिए छाती पर दी गई हो, तो वो एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। हाँ। रेडिएशन बाद में सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज जैसे सार्कोमा पैदा कर सकती है, अक्सर कई सालों बाद। अच्छा। और क्या कोई केमिकल एक्सपोजर या दूसरी कंडीशंस भी हैं जी मतलब जिनसे रिस्क बढ़ता हो? हाँ, हैं। कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स या फिर विनाइल क्लोराइड और आर्सेनिक का एक्सपोजर, ये भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्रॉनिक लिम्फेडिमा यानी हाथ या स्तन में लंबे समय तक लिम्फ फ्लूइड की सूजन बनी रहना। हाँ, लिम्फेडिमा, हाँ। वो भी एक जाना माना सहयोगी कारक है, खासकर एंजियोसार्कोमा के लिए स्टीवर्ट ट्रीव्स सिंड्रोम के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, तो अब एंजियोसार्कोमा पर आते हैं। इसे अक्सर मतलब स्तन के सबसे आक्रामक ट्यूमर्स में गिना जाता है। ऐसा क्यों है? हाँ, एंजियोसार्कोमा अपनी तेज ग्रोथ और काफी आक्रामक बर्ताव के लिए जाना जाता है। यह खून की नलिकाओं मतलब वैस्कुलर या लिम्फेटिक चैनलों की जो अंदरूनी परत होती है, एंडोथीलियल सेल लाइनिंग, वहां से शुरू होता है। और इसका रेडिएशन से क्या खास कनेक्शन है? आपने पहले भी जिक्र किया था। जी, जैसा हमने पहले बात की, पहले हुई रेडिएशन थेरेपी, खासकर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद जो दी जाती है, हाँ। वो एंजियोसार्कोमा के विकास से काफी मजबूती से जुड़ी हुई है। ये अक्सर रेडिएशन के कई साल बाद डेवलप होता है। इसको रेडिएशन इंड्यूस्ड एंजियोसार्कोमा कहते हैं। और इसका प्रोग्नोसिस मतलब इलाज के बाद का अनुमान वो कैसा रहता है? बदकिस्मती से एंजियोसार्कोमा का प्रोग्नोसिस आमतौर पर बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत खराब होता है। ओह। इसकी आक्रामक प्रकृति, जल्दी फैलने की टेंडेंसी मतलब मेटास्टेसिस और अक्सर इलाज के बाद वापस आने का खतरा, रिकरेंस, इन सब के कारण ये मरीजों और सर्जन्स दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो स्तन सार्कोमा रेयर जरूर है, पर है बहुत महत्वपूर्ण मैलिग्नेंसी। इनके पीछे जेनेटिक कारण हो सकते हैं, केमिकल एक्सपोजर और खासकर पहले ली गई रेडिएशन थेरेपी। और एंजियोसार्कोमा इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक है और प्रोग्नोसिस भी खराब है। जी, और ये जानना जरूरी है कि जहां प्राइमरी एंजियोसार्कोमा अपने आप हो सकता है, वहीं रेडिएशन के बाद होने वाला एंजियोसार्कोमा एक अलग एंटिटी है जिसके बारे में हमें मतलब अलर्ट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन मरीजों को पहले छाती पर रेडिएशन मिल चुकी है, उनके लॉन्ग टर्म फॉलोअप में हमें एंजियोसार्कोमा की कितनी संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमारे मौजूदा सर्वेलेंस प्रोटोकॉल काफी हैं? ये एक अहम सवाल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण में मिलते हैं।